नमस्कार, टैक्स गुरु में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको पता है ना कौन सा महीना है? जी हाँ, जून का महीना है और इस बार जून का महीना थोड़ा सा जटिल है। ये क्यों जटिल है और इस जटिलता से कैसे निपटें और टैक्स पेयर्स को कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे इस खास शो में। और हमारे साथ होंगे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे। क्योंकि शरद कोहली साहब हैं तो मान के चलिए जवाब काफ़ी सरल होगा और रोचक तरीके से होगा। इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, टैक्स गुरु के बाकी चीज़ों को शुरू करें, बता दूं कि आखिर अगले आधे घंटे तक ये शो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इस शो में हम बताने वाले हैं 30 जून तक आपको निपटाने होंगे रिटर्न फाइलिंग से लेकर आधार पैन लिंकिंग तक समेत 8 जरूरी काम, वरना हो सकता है भारी नुकसान। नील जीएसटी कारोबारियों की लेट फी माफ, आप रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना होगा इन कारोबारियों को। अगर लॉकडाउन के दौरान आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो गया एक्सपायर और आप नहीं कर पाए रेन्यू, तो भी क्या फाइल कर पाएंगे जीएसटी रिटर्न। इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि शो की शुरुआत में आपको बताया था मैंने, वह है जून का महीना। इस बार सरकार ने थोड़ा सा बदलाव किया था टैक्स फाइलिंग के नियमों को लेकर के। तो सबसे पहले कोहली साहब ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार जून के महीना क्यों ज्यादा जरूरी है बाकी साल के जून के महीनों से टैक्स पेयर के लिहाज से। जो बहुत मशहूर पैन और आधार की जो आपस में, मैं ना उसको लक्ष्मण आपस में शादी कहता हूं, लिंकिंग बोलते हैं। वो लिंकिंग, वो शादी 8 बार टल चुकी है। उसकी 30 जून अब अगली लास्ट डेट है। तो साहब मत भूलिए 30 जून तक अपने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट जो आप 31 मार्च तक करते थे, हमने पहले भी शो में बताया था, फिर बता देते हैं कि उसकी 30 जून अब लास्ट डेट है। मतलब 30 जून तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपकी पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर में गिनी जाएगी। आपकी मर्जी से इस रिटर्न फॉर्म में आपको इस बात का जिक्र भी करना है। उसके बाद अगर हम आए, इन्वेस्टमेंट हो गया, पैन आधार, रिवाइज रिटर्न और बिलेटेड रिटर्न, उसकी 31 मार्च लास्ट डेट थी। अगर वो डेट आप चूक चुके हैं तो उस रिटर्न की डेट भी 30 जून आपको दी जा रही है। इसके अलावा अगर हम आगे चलें तो फॉर्म 16 जिसकी इशू करने की लास्ट डेट 15 जून होती है लक्ष्मण, वो 15 जून भी अब बढ़ा के, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, लॉकडाउन था, कुछ ने आंशिक रूप से काम किया, तो वो फॉर्म 16 भी अब आप इशू कर सकते हैं 30 जून तक। आगे चलें, अगर हम थोड़ा टैक्स से हटके बात करें तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जो है, इन दो में अगर आपका अकाउंट है तो 31 मार्च तक अगर आपको कुछ मैंडेटरी डिपॉजिट कराना होता है इन अकाउंट्स में, अगर आपने वो 31 मार्च तक मिस किया है तो आपके पास 30 जून तक का समय है। और अगर इसी पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि, मान लीजिए आपको एक्सटेंड कराना था, आपकी मयाद जो है वो पूरी हो चुकी है, जो टर्म पूरा हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको 30 जून तक का टाइम दिया जाता है। थोड़ा सा और आगे चलें तो उसमें यह देखना है कि 15G और 15H जो आप फॉर्म फाइल करते थे कंसेशनल या नो टैक्स डिडक्शन के लिए, 19-20 फाइनेंशियल ईयर 19-20 का अगर 15H 15G आपका, वो अब 30 जून तक वैलिड रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि कोहली साहब बहुत सारी तो चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। तो एक बात जो मुझे लगता है कोहली साहब दर्शकों को बताना बेहद जरूरी है, वो ये कि 31 मार्च के बाद जो अप्रैल मई जून का महीना है, इस दौरान जो आप निवेश कर सकते हैं उसको आप चाहें तो पिछले कारोबारी साल में भी दिखा सकते हैं या फिर नए कारोबारी साल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन किसी एक में ही आपको दिखाना होगा। तो जैसा कि कोहली साहब ने बताया, कई सारी चीजें हैं, आपको इसका खास ख्याल रखना है और इस महीने में टैक्स पेयर्स बेहद सतर्क रहें। अब चलते हैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं संजय, दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय पूछिए, क्या सवाल है आपके? नमस्कार जी, संजय बोल रहा हूँ दिल्ली से। मेरा सवाल यह है कि मैंने 2006 में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जो कि पेमेंट करने पर जॉइंट नाम पे रजिस्टर करी थी मेरे वाइफ के साथ, तो बेनिफिशियल ओनर मैं ही हूँ। अब उसको मैंने फरवरी 2020 की लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया है, पर जो बायर है उसमें टीडीएस दोनों का आधा काटा है। एक जन टीडीएस काटूंगा तो टोटल वैल्यू में आधा वैल्यू दिखा के 1% टीडीएस दोनों का काटा है। अब मेरा सवाल यह है कि टैक्स की जिम्मेदारी कितनी है? एक तो पेमेंट है मेरे जॉइंट अकाउंट वाइफ के साथ, लेकिन वो मेरा फर्स्ट नेम है तो मैं उसको टैक्स में दिखाता हूँ। दूसरा, वो अमाउंट जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मिला है, तो अगर मुझे वाइफ को हाफ मनी ट्रांसफर करना है तो फाइनेंशियल ईयर बच गया है। तीसरा, उसमें टैक्स दिखाने के लिए बॉन्ड खरीदना है तो किसके नाम पे खरीदना, वाइफ के नाम पे जो मेरे नाम पे अलग अलग, कि सिर्फ मेरे नाम पे उसको टैक्स देना है, क्योंकि ओरिजिनल पेमेंट 100% मैंने कर दिया। देखिए संजय जी, आपकी कहीं बीच बीच में आवाज टूट रही थी, पर मुझे
जो मजमून बोलते हैं उर्दू में, और सब्जेक्ट मैटर वो समझ में आ गया कि आप क्या पूछना चाह रहे हो, क्योंकि बहुत सारे करदाताओं को ये दिक्कत आती है। देखिए, आयकर का जो सेक्शन 27 है वो ये स्पष्ट रूप से बोलता है कि जिस व्यक्ति ने पूरा पैसा प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगाया है वो ही डी फैक्टो ओनर कहलाएगा। मतलब यह है कि अगर आपने स्पाउस का आपने कहा अपनी धर्मपत्नी का आपने नाम जोड़ा है, तो उनके नाम जोड़ने से वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप उनके पास कम से कम आयकर की दृष्टि से नहीं आती है। तो अब ऐसे में जब टीडीएस कट जाता है तो टीडीएस में समस्या यह आती है कि वो तो बराबर बराबर कट जाता है। तो आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि या तो आपकी वाइफ अपनी रिटर्न फाइल करके उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई कैपिटल गेन या कोई इनकम नहीं बनेगी, क्योंकि वो डी फैक्टो ओनर नहीं है। दूसरा, आजकल इस समस्या को देखते हुए जो जिसने टीडीएस आपका काटा है वो अगर चाहे आपको कोऑपरेट करे, आपका सपोर्ट करे, तो वो उसमें संशोधन करके उनका जो टीडीएस का क्रेडिट है आपके टीडीएस में ला सकता है। तो ये दो आपके पास रास्ते हैं। पर सैद्धांतिक रूप से आपको संजय जी बता दें कि जिसके नाम जिसने पैसा लगाया होता है उसी का वो फ्लैट कहलाता है, उसी का वो घर कहलाता है। दूसरे का नाम जोड़ने से फ्लैट की ओनरशिप आयकर की दृष्टि से नहीं आती है। तो आप निश्चिंत रहें, वो अगर नहीं भी कर रहा है संशोधन तो आपकी पत्नी रिटर्न फाइल करके उसका रिफंड ले सकती है। चलिए, अगले कॉलर दिल्ली से ही हमारे साथ हैं राकेश सक्सेना जी। राकेश जी, पूछिए, क्या सवाल है आपके? हाँ, नमस्कार लक्ष्मण भाई और शरद भाई। नमस्कार। नमस्कार।